हेलो फ्रेंड्स, एक मिनट। क्या हुआ? तो आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के चैप्टर की, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हिस्ट्री का टॉपिक है और आज हम फिर से उसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ही हम मार्कर यूज करते हैं, ब्लैक, दो यूज करने की जरूरत नहीं है। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की, इसका हिंदी में लिख दूं, सिंधु घाटी की सभ्यता। सभ्यता है सिंधु घाटी की, क्या है? सभ्यता। अब इस सभ्यता में जानो, ये एक सभ्यता जैसे कि हाँ आप घर पे रहते हो तो एक आदर के साथ रहते हो। ये नहीं कि सोचमासर करोगे, गंदगी करोगे, तब डांट नहीं खाओगे, मार नहीं खाओगे। इसे तपेड़ा पड़ेगा ना, मुंह आ जाएगा, थूक जाओगे, कहीं लेट भी जाओगे कहीं पर घरवा में बैठकर। तो देखो यहाँ पे यही होता है, मतलब वो नहीं होता थप्पड़ खाने का, बात नहीं होता, थप्पड़ खाने की इधर बात नहीं। ये एक राज था। देखो यार, अगर हम हिस्ट्री टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में मेनली कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में ट्रेंडिंग चीज है, जैसे कि अभी हम चल रहे हैं, ये आधुनिक भारत है। अपना देश आजाद हुआ था 1947 को, ये भी एक आधुनिक भारत में आ गया। मध्यकालीन यानी कि वो मध्यकालीन कहलाता है जिसमें मुगल वंश जब इंडिया पर राज करना स्टार्ट किए थे, यानी जब मुगल यानी बाबर जब इंडिया पे आया था तब की बात। लेकिन हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, इस वक्त स्टार्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की, यानी कि प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, यानी कि सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में। प्राचीन भारत, पुराने काल में भारत को क्या कहते थे? पुराने काल में भारत को भारतवर्ष कहा जाता था। और जब बाबर आया था तब उसने हिंदुस्तान करके भारत को संबोधित किया था, तो उसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया था। और भारतवंश किस कारण पड़ा? भारतवंश यहाँ के राजा भारत की वजह से बढ़ा है, मतलब भारत की वजह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। भारत की वजह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। अब आगे न कुछ गंदगी करते हुए अपने टॉपिक तक पढ़ते हैं इस वक्त। ओके, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इसका घाटी का नाम क्यों आया? पहली बात ई समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी बात, ठीक है? काहे कि देखा, जब अगर आप जैसे कि हम तो गंगा किनारे रहते हैं, यानी कि मान लो मैं यहाँ वाराणसी में रहता हूँ, मतलब उत्तर प्रदेश, मतलब वाराणसी में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो वाराणसी में रहता हूँ, वाराणसी के बगल में कहाँ है? दशाश्वमेध घाट है और वहां पे गंगा जी बहती हैं। तो गंगा जी के बगल में जो शहर ये बसा है, ये घाटी है, मतलब जो वहां की तरफ में जो रहते हैं लोग गंगा जी की तरफ में, वो घाट कहलाता है। यानी घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब वही है कि जो घाट की तरफ रहते हैं वही घाटी है। तो सिंधु के समय में एक नदी सिंधु घाटी, फिर की सभ्यता, यानी कि वहां पे जो सभ्यता पनपी थी, यानी कि एक इंसान से 4 इंसान, 4 इंसान से 10 इंसान, 10 से 20, 100, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जो भी गए थे, इतने 2-3 लाख तक, उतनी सभ्यता के बारे में बोला है। अब देखो इसमें आता है पहली बात हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा क्या? एक नगर, जैसे पांडेपुर है, उत्तर प्रदेश है, वाराणसी है, दिल्ली है, लखनऊ, इलाहाबाद है, उस तरह एक हड़प्पा भी था बहुत पहले। लेकिन हड़प्पा को खोजा किसने था? हड़प्पा खोजने वाले थे कौन? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी कौन थे? दयाराम साहनी ने कब खोजा था? 1921 में। 1921 में खोजा था। उस वक्त किसका समय चल रहा था? ब्रिटिश शासन चल रहा था उस वक्त, और 1921 में उन्होंने खोजा था। और 1921 में जब इन्होंने हड़प्पा नामक खोज की, यानी कि पाकिस्तान की तरफ में हड़प्पा है, और उस पाकिस्तान में क्या हुआ, एक लोगों ने सोचा कि यहाँ से किसी को कुछ कंकाल वंकाल मिला, तो उन्होंने कुछ सोचा कि चलो यार यहाँ पे खुदाई वुदाई करवाते हैं, शायद कुछ सोना वोना मिल जाए, चांदी वांदी मिल जाए। तो यही सोच कर उन्होंने वहां पे परमिशन मांगी और यहाँ खुदाई करना स्टार्ट कर दी। अब खुदाई करने के बाद उनको पता चला कि यहाँ तो बहुत पहले एक इतना बड़ा राज्य था जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, जिसका दिमाग हमसे भी तेज था उस वक्त। बात ठीक है यार। देखो ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराने उस वक्त के व्यक्ति लोग थे ना, हमारी तरह ही जीते थे, हमारी तरह इन्वेंशन बहुत अच्छा करते थे। उस वक्त भी 4 4 व्हीलर्स होती थी,
उधर अपने दिमाग सब काम करते थे। उनका दिमाग हमसे भी ज़्यादा तेज था। जो तो टंकी बना के पानी को सेव करते हैं वो भी सब करते थे। वहाँ पे बहुत टॉप मोस्ट इंजीनियर रहते थे। अब दयाराम साहनी के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं कौन? बनर्जी, आरडी बनर्जी, यानी राखाल दास बनर्जी। अब जो राखाल दास बनर्जी यानी कि इनको इंग्लिश में लिख देते हैं आरडी, फिर उसके बाद इधर लिख देते हैं बनर्जी। ठीक है, ये कब जुड़े थे? 1922 में जुड़े थे। किसको? हड़प्पा को नहीं जुड़े थे ये। किसको जुड़े थे? मोहनजोदाड़ो को जुड़े थे। ठीक है, किसको जुड़े थे? ये मोहनजोदाड़ो को जुड़े थे। कौन? आरडी बनर्जी। आरडी बनर्जी मोहनजोदाड़ो को जुड़े थे। कब? 1922 में। 1922 में। और इसी तरह पाकिस्तान की तरफ में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो पाई गई हैं, जैसे कि अगर उनके नामों की व्याख्या लिखे तो नाम का लिस्ट भी आपको दिखाते हैं। देखो फ्रेंड्स लोग, आपको थोड़ा सिंपल कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सिंपल कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो अब बताता हूँ कि असली में क्या क्या सब कुछ है पाकिस्तान में, क्या हुआ था उस वक्त। थोड़ा पहले इसको ध्यान समझ लीजिए। देखो, तो दयाराम साहनी तो उन्होंने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी। मतलब एक स्थान खोजा था जहां पे हड़प्पा सभ्यता से मिल गई, तो उन्होंने उसका नाम हड़प्पा रख दिया। और स्थान पर उस स्थान का नाम हड़प्पा था, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और किस नदी यानी किस घाटी के पास था? रावी नदी किनारे था। लेकिन एक बात और बता दें, ये पाकिस्तान के मतंगो मारी, पाकिस्तान के मतंगो मारी की स्थान में मिला था। यानी कि वो एक इलाका था, वहां इनको मिला था। लेकिन एक बात और ध्यान लो, दयाराम साहनी अकेले नहीं थे जिन्होंने खोजा था। उनके साथ एक आदमी, एक लोग और था, एक अंग्रेज था। उसका नाम था मेडोस वार्पो वास्टा। मेडोस वार्पो वास्टा। उसका नाम एक जगह नहीं आता उसका, क्योंकि श्रेय दयाराम साहनी को दिया जाता है, मदोश वार्पो वास्ता को नहीं देते। लेकिन उनके साथ मदोश वार्पो वास्ता भी था। मदोश वार्पो वास्ता भी था। उसकी स्पेलिंग है, देख लो, यहाँ दिख रहा होगा। देखो इसकी स्पेलिंग जो दयाराम साहनी के साथ था, यहाँ पे देख लो। एक मिनट, MA कितना है, क्या लिखा है? MADHOS, मदोश वार्पो ओके, मदोश वारो, फिर उसके बाद वास्ता, मदोश वार्पो वास्ता। अब देखो, ये जो मदोश वार्पो वास्ता थे, इन्होंने, इन दोनों ने, दयाराम साहनी और मदोश वार्पो वास्ता ने दोनों साथ मिलकर हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की थी। वहां पर एक सभ्यता मिली जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, और रावी नदी किनारे मिला था इनको। अब बात करते हैं मोहनजोदारो की। मोहनजोदारो एक इंडस नदी किनारे मिला था, सिंधु नदी किनारे मिला था। यही सिंधु नदी थी। सिंधु घाटी सभ्यता इसी पाया जाता है। लेकिन मोहनजोदारो से बड़ी थी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, इसीलिए पहले नंबर पे वो, सेकंड नंबर मोहनजोदारो है। अब मोहनजोदारो को कुछ आरडी बनर्जी ने किया था। ओके, आरडी बनर्जी वो अकेले थे, और मोहनजोदारो और सिंधु। अब कहाँ था, इसकी लोकेशन किधर थी? इसकी लोकेशन थी सिंध। मतलब कहां पर? लकड़ाना के, कौन से एरिया में? लकड़ाना के सिंध पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान में पाया गया है। यानी कि उसकी जो लोकेशन है वहां पर है। और कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब ही है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, हो गया। अब देखो तीसरी पॉइंट, तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? यार फ्लैश चालू, मेरी आंख सुनिया गई पूरी। तो देखो अब, अरे बाप रे यार, बताइए कि गड़बड़ी होती रहती है ना। देखो बच्चा बाटी, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। हाथ छोड़ के कर रहा हूँ, ये तो नहीं करूंगा करीम नाटी की तरह की वो तो सूर्य नमस्कार करना, ई करना, ऊ करना, ये तो नहीं करने वाला यार। कर दो ना प्लीज, वीडियो अच्छी लगे तो। अब देखो, एक चन्ना दारो था, एक मोहनजोदाड़ो, चंदा दारो की खोज किसने की थी? चंदा दारो की खोज, एक पहले लिख लूँ यार, मेरे लाइट पे बहुत फ्लैश लाइट पड़ रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा जल्दी। तो फ्रेंड्स लोग फिर से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ओके,
तो यहाँ पे 2-3 लाइन के बाद ना उसके बाद थोड़ा उल्टा हो जाता है काम। ओके, तो अब हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। देखो, दयाराम साहनी ने किस स्थान खोज की थी? हड़प्पा। और किसके साथ? मधोश वाड़पो वास्ता के साथ। मधोश वाड़पो वास्ता के साथ हड़प्पा नामक स्थान पर खोज की थी। एक सभ्यता निकाली जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता उन्होंने रख दिया था। कौन सी नदी किनारे था? नदी मेन होती है रावी नदी। ओके, सेकंड नंबर पे आर डी बनर्जी, इन्होंने खोजा था मोहनजोदाड़ो सभ्यता, नदी सिंधु, और कहाँ पर? लकराना सिंध पाकिस्तान में जो है। और गोपाल मंजूरदार, इन्होंने क्या खोजा था? चनुदारो खोजा था। कहाँ पर? सिंधु में, सिंधु नदी किनारे। 1931 में किस नदी किनारे? सिंध नदी किनारे। तो सिंध नदी नहीं, लोकेशन सिंध, यानी पाकिस्तान के साथ ही सटा। और चौथे नंबर पर आता है कालीबंगन, किसने खोजा था? कालीबंगन है कौन सी नदी किनारे? परिवार घाघर, किसने खोजा था? BBL एंड BK थापर के साथ। कब खोजा था? 1953। और कहाँ खोजा था? हनुमानगढ़ कहाँ खोजा था? हनुमानगढ़ राजस्थान में जो है, हनुमानगढ़ के राजस्थान में खोजा था। 5वें नंबर पर आता है कोटा दीजी, मतलब कोट दीजी, इंडस नदी किनारे, किसने खोजा था? फजल अहमद ने 1953 में, खाइरपुर सिंध में। अगर आपको समझ ना आए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पहले एक्सप्लेन कर लूं उसके बाद। अब उसके बाद आता है 6वें नंबर पे रंगपुर मंदर नदी किनारे मंदिर है। रंगनाथ राव खोजकर्ता, कब खोजा था? 1853 से लेके 1854 के बीच में। अब कहाँ खोजा था? काठियावाड़ा, गुजरात में। ये गुजरात की जगह है, काठियावाड़ा में खोजा था इन्होंने। कुछ ऐसी, मतलब देखो, जितनी सभ्यता मिली है वो पाकिस्तान से लेकर इंडिया तक, गुजरात तक, राजस्थान तक ही मिली है, मतलब उसी बीचों बीच में है वो सब राज्य। अब 6वें नंबर पर आते हैं कौन? रोपड़ नदी, सतलज। धोड़े कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1956 के बीच में। इनको 3 साल का वक्त लगा था ढूंढने में, 3 साल। अब कहाँ खोजा गया था? अहमदाबाद मामूली पता ही हो गया है, गुजरात गया तो देखे होगे ना। अब देखो 8वें नंबर आता है लोथल कौन है? भोगवा। लोथल नदी किनारे का नाम, नदी किनारे भोगवा, नदी का नाम है भोगवा। और रंग खोजे कौन थे? इसी को रंगनाथ राव ही खोजे थे। अब 1954 में खोजे थे। और श्वेर पंजाब में है, पंजाब में है, ठीक है। और बनवाली घाघरा नदी किनारे। और RS भीष्टी ने खोजा था 1974 में, हरियाणा में। अगर समझना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? इतना तो क्लियर होना पक्का है, डेफिनेटली भैया, इतना क्लियर होना पक्का है। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ओके। अब देखो, एक मिनट, अब हम बताएंगे कि यहाँ पर इनका धर्म कैसा था, ये सब रहते कैसे थे, यानी कि ये सब करते क्या थे, खाते थे क्या थे, इनका व्यवसायिक काम क्या होता था, और ये किस धर्म को मानते थे, किस धर्म की पूजा स्थापना करते थे। जैसे कि आप सब करते हो ना कि विष्णु भगवान, गणेश जी का और महादेव का, या कोई भी अल्लाह, क्रिश्चियन गॉड, ईसाई, सिख, गुरु धर्म, सिंधु जो भी है, सिंध, तो करते क्या है आप सब? एक धर्म की पूजा ही करते हैं ना। सबसे पहले इनके टाउन के बारे में जानते हैं, कि इनके नगर के बारे में। ये इनका नगर कैसा होता था? जैसे कि अगर हम अपने किसी छत से, किसी बड़ी ऊंची बिल्डिंग से देखें शहर को, तो बहुत देखने में ऐसा लगता है कि हम सब बहुत ऊपर आ गए, शरीर दुनिया से छोटी लगती है, ऐसा लगता है ना। तो क्या था, उनके घर जो थे वो रेक्टेंगुलर शेप के थे, यानी कि उनके घर जो थे रेक्टेंगुलर शेप के। तो उनकी जो ईंटें होती थी, उनकी ईंटें जो होती थी वो स्क्वायर की होती थी इनकी ईंटें। और जो इनका रोड होता था वो 2 पार्टों में डिवाइड होता था, एक कच्चा एक पक्का, जैसे हमारे यहाँ है। अब वो सब अपने तरीके से, उस अपने संसाधनों की वजह से सब बनाते थे, मतलब वो अपने रोडों को डिवाइड करते थे 2 पार्ट में, मर्चिंग करते थे 2 पार्ट में, ठीक है। वो 2 पार्टों में अपने रोड को डिवाइड करके रखते थे। और ये जले हुए ईंटों का अच्छी रूप से प्रयोग करते थे। इनकी जली हुई ईंटें बहुत अच्छी क्वालिटी होती थी इनके में। और अगर मोहनजोदारो की बात करें तो मोहनजोदारो ने एक पब्लिकली एक बाथटब बनवाया था, पब्लिकली बाथटब, जहाँ पे कोई भी नहा सकता है, कोई भी कपड़ा धो सकता है, कोई पानी भी पी सकता है, इतना अच्छा पानी था वहाँ का। तो वो ग्रेट बाथ के नाम से उल्लेखनीय है। उसका नाम तो अभी तक किसी को पता, कोई रखा नहीं है उसका नाम ग्रेट बाथ है, ठीक है। उसकी अगर मेजरिंग की गई तो मेजरिंग करने में 12 मीटर, क्या कहता था, मेजरिंग करने में ग्रेट बाथ जो था 12 मीटर, 7 मीटर और 2.4 मीटर डीप है, यानी कि 12 मीटर बाय, यानी कि
12/7 मीटर कितना था? 12/7 मीटर क्या था वो? और एंड 2.4 12 × 7 × 2। ओहो, मतलब क्या बोले अभी आप? इंटू होगा 12 × 7। क्या लिखा है? यहाँ लिखा 12 मीटर/7। तो 12/7, जैसे ये लेंथ 12 हो गई, 7 ब्रेथ हो गया, वो होता है। ओहो, 12 लेंथ है और 7 ब्रेथ है। हाँ, हाइट होगा यानी कि मान लो कि आपका जो है बात, जो ग्रिड बात है वो ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का ही है। अब जो इसका लेंथ हो गया, मतलब लेंथ, इसका जो लेंथ है वो 12 मीटर हो गया और जो ब्रेथ है वो 7 मीटर हो गया। और हाइट, गहराई, डीप। अच्छा, डीप तो 2.4 कितना है? एक मिनट, 2.4 मीटर है। 2.4 मीटर, यानी कि अंदर की तरफ गहराई इसकी 2.4 मीटर है। गहराई है इसकी इतनी, और इतना फाउंड हुआ इसका। यानी कि 12 मीटर लेंथ है, ब्रेड इसकी 7 मीटर है और गहराई इसकी जो है डीपनेस 2.4 मीटर है। अगर बात करें एग्रीकल्चर में सब खाते पीते क्या थे, किस चीज के शौकीन थे ये सब, या क्या उगाते थे अपने खेते में, तो उसके बारे में बात करते हैं हम। जैसे हम सब उगाते हैं इस वक्त, जैसे हमारी खेती होती है हमारे यहाँ किसी गाँव में, जैसे कि हम सब आलू उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, जो भी उगाते हैं, तो सब भी वही करते थे। ये सब भी ग्रो करते थे क्या? वीट, यानी कि गेहूं, बाजरा, राई, मटर, और क्या कहते हैं मस्टर्ड, यानी कि सरसों, क्या कहते हैं चावल। ये सब कहाँ उगते थे? ये सब ना लोथल में उगते थे, यानी लोथल में उगते थे। लोथल जो मैंने बताया था लोथल में। और कॉटन यूज टू प्रोड्यूस कॉटन, डेट्स एंड मेलोन एक्सेट्रा इज कॉल्ड। यानी कि उस वक्त वहां पर कॉटन की भी ज्यादा उपयोगिता होने लगी थी, यानी कॉटन को भी सब ज्यादा उपयोग करने लगे थे। हमारे पास स्वेटर बनाने लगे थे, उसके कई तरह के प्रोडक्ट बनाने लगे थे, वो सब भी। यानी उनका दिमाग ही बहुत तेज बढ़ते गया था, यानी विकसित होते गया था, बहुत तेज विकसित होते गया था। ओके, और अगर बात करें अब उनकी रिलीजियस लाइफ, यानी धर्म लाइफ की, तो देखो यार, धर्म लाइफ में जैसे कि आप मंदिर जाते हो, प्रणाम करते हो भगवान जी को, उसके बाद प्रसाद चढ़ाते हो, फिर उसके बाद प्रसाद लेकर चले जाते हो घर, ठीक। अब वो सब ऐसा करते थे। उनकी प्रसिद्ध देवी माँ थी। उन देवी माँ का कोई नाम नहीं है, वो सिंधु देवी, उनको बहुत कुछ कहा जाता था। उनको सिंधु देवी मेनली कहा जाता है, उनको सिंधु माता कहा जाता है, सिंधु देवी कहा जाता है। और उनको देवी माँ, यानी कि वो सब पूजा करते थे देवी माँ यानी सिंधु माता की। और वो सब पीपल के पेड़ की, गायों की, कौओं की, कबूतरों की और पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते थे, ठीक है। इन सब की पूजा करते थे। और स्क्रिप्ट में अगर बात करें, उनकी लिपि कुछ हो सकता, उनकी लिपि उस वक्त कुछ नहीं थी, उनको पता नहीं था कौन सी लिपि में बात करो। मतलब उस वक्त ना कोई लिपि थी ही नहीं, मेनली उस वक्त कोई लिपि नहीं थी, ठीक है। उस वक्त कोई लिपि थी नहीं। अगर कोई सवाल पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि हो सकती, तो उस वक्त कोई लिपि थी ही नहीं। उस वक्त उनकी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती थी, हमारे इधर हिंदी नहीं होती थी, उनकी कोई अलग लैंग्वेज होती थी। वो संस्कृत में बात करते थे, संस्कृत में कोई बढ़कर कोई और लैंग्वेज होगी उसमें बात करते थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें वैदिक लाइफ की, वैदिक टू आर्यंस, यानी कि जब वैदिक काल आया तो उस वक्त जो आर्य आए थे, जिसे हम इंग्लिश में आर्यंस कहते हैं, हिंदी में आर्य कहते हैं, इंग्लिश में आर्यंस कहते हैं, और क्या कहते हैं, ठीक है, वैदिक आर्यंस। जो ये आर्यंस इंडिया से नहीं निकले हैं, सब बाहर के देशों से आए हैं। ये बाहर के देशों से आए हैं, यानी कि अलग अलग मतलब इनको एक काम कहा जाता है कि भारत में घूमने आते हैं, लेकिन यहाँ भारत में आके बस गए और भारत को इन्होंने आगे रूप से समझाया, आगे रूप से विकसित करने लगे। और इंडिया को काफी कुछ औजार दिए, काफी सारे औषधियां दी, काफी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी इन्होंने। देखो अब हम इसके बारे में ना बात में करेंगे, ठीक है, अगले टॉपिक में करेंगे। तो इस वीडियो को पहले देख लेना, उसके बाद, ठीक, बाय।